हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एलजीआर स्टडी। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का एलजीआर स्टडी में स्वागत है। साथियों, आपको बता दें कि जीके यानी कि सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्नों को आज हम कवर करने वाले हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप सभी बच्चे जुड़ चुके हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें और सेशन को एक बार लाइक कर दें। अब आइए एक बार बात कर लेते हैं थोड़ी सी सफलता बैच के बारे में कि क्यों आपको सफलता बैच ज्वाइन करना चाहिए। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि आप यदि आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ऐप पर सफलता बैच की शुरुआत हो चुकी है, जिसे आप ज़रूर ज्वाइन करेंगे, जिसका प्राइस जो है अभी 1099 रुपया है, लेकिन डिस्काउंट के साथ 799 रुपया में फ़िलहाल आपको मिल रहा है। तो इसकी विशेषताओं के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि जो भी पुराने बच्चे हैं उनके लिए आज का क्वेश्चन जो है वो रिवीजन क्वेश्चन होने वाला है। क्या है? रिवीजन क्वेश्चन होने वाला है। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो क्वेश्चन नया होने वाला है। तो जितने भी पुराने बच्चे हैं इस क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं तो कमेंट्स में हमारे साथ आंसर करते चलेंगे। फिलहाल चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी बृहत्तम है? क्या है? कौन सा पक्षी बृहत्तम है? सबसे पहले बृहत्तम के बारे में हम जानेंगे। बृहत्तम हम किसे कहेंगे भाई? बृहत्तम हम कहेंगे सबसे बड़े को। सबसे बड़े को बृहत्तम कहा जाता है। तो सबसे बड़ा पक्षी किसे माना जाता है? सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग को जाना जाता है। इतना तो आप सभी जानते हैं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी और हम आपको दे देते हैं। वयस्क शुतुरमुर्ग नर, कौन सा? नर वयस्क शुतुरमुर्ग जो है ना, उसका लंबाई जो है लगभग 2.8 मीटर आंका गया है। 2.8 मीटर आंका गया है। वहीं वजन की बात करें तो 156 केजी, 156 केजी औसत है इसके वजन का, नर शुतुरमुर्ग का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात यदि करें, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष के अतिरिक्त एक प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। निम्नलिखित ऑप्शंस आपके सामने हैं। कौन ऐसे व्यक्ति थे जो लोकसभा के अध्यक्ष के अतिरिक्त किसी प्रदेश के यानी कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे? देख लीजिए एक बार ध्यान से ऑप्शंस को। नेहरू जी, नीलम संजीव रेड्डी, राजीव गांधी या फिर पीवी नरसिम्हा राव। आपको बता दें कि नीलम संजीव रेड्डी जो थे ना, 1956 से, कब से? 1956 से 64 तक लगातार 2 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके थे। और इनके बाद जो है 17 मार्च 1967 को ये लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। तो परफेक्ट आंसर क्या होगा भाई? परफेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जो भी बच्चे आंसर जान रहे हैं वो क्या करेंगे, आंसर फटाफट से कमेंट में करेंगे। पहले ही हमने आपको बता चुका है कि जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए आज का क्लास जो है रिवीजन क्लास होने वाला है। तो आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को जांचेंगे। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बेरलॉग पुरस्कार किसे दिया जाता है? बेरलॉग पुरस्कार किसे दिया जाता है भाई? खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उत्पादन में जो भी वैज्ञानिक वृद्धि लाते हैं, क्या लाते हैं? वृद्धि लाते हैं, उन्हें बेरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। तो कौन ऐसे वैज्ञानिक होंगे जो क्या करेंगे? खाद्य पदार्थों के बारे में सोचेंगे, उनको डेवलप करेंगे। तो कृषि वैज्ञानिक ही होंगे। कौन होंगे? कृषि वैज्ञानिक ही होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, इतना डिटेल्स में आपको बता रहे हैं। तो ए इसका क्या होगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए फिलहाल चौथे नंबर क्वेश्चन को हम रगड़ देते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? किसके मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया? किसे मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया? कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मरने के बाद क्या हुआ? भारत रत्न दिया गया। 1991 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1991 में राजीव गांधी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं हमारे देश के, उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था इनके मृत्यु के बाद। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? इसका परफेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये सभी बच्चे जानते भी होंगे। चलिए फिलहाल पाँचवें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, परमाणु संरचना थ्योरी परमाणु क्रमांक की परिकल्पना किसने दी? क्या? परमाणु क्रमांक की परिकल्पना किसने दी, ये आपको बताना है। परमाणु क्रमांक की परिकल्पना जो दी गई थी वो दी गई थी बोहर के द्वारा। किनके द्वारा?
बोहर के द्वारा दी गई थी। तो सी इसका क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, छठा नंबर क्वेश्चन है गाजर किसका सबसे अच्छा स्रोत है। क्या है, गाजर किसका अच्छा स्रोत है, यानी कि कौन सा ऐसा विटामिन है, सभी विटामिन के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, तो कौन से ऐसे विटामिन हैं जो गाजर में पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये होगा, क्या होगा ये भाई, ये होगा ए, क्या होगा, विटामिन ए। तो इसका परफेक्ट आंसर की बात करें तो विटामिन ए यानी कि सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। हमारे साथ आप सभी बच्चे देखते चलेंगे, क्वेश्चन को बिल्कुल फोकस के साथ देखते चलेंगे, ऐसा ना कि कहीं और ध्यान है और हम क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो चलिए सातवें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रमंडल खेल 2010 के आधिकारिक गीत की रचना किसने की। राष्ट्रमंडल खेल 2010 के आधिकारिक गीत की रचना रहमान द्वारा की गई थी। किनके द्वारा, रहमान द्वारा की गई थी 2010 के राष्ट्रमंडल खेल के गीतों की रचना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है, लैंप वाली महिला किसे कहा जाता है। बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है भाई। लैंप वाली महिला जो कहा जाता है ना, वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। किनको, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, जो ब्रिटिश की एक नर्स और लेखिका भी थी। क्या थी, नर्स प्लस लेखिका भी थी। कौन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ कूच करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, 10वां नंबर क्वेश्चन है, आदर्श गृह समिति जो एक घोटाले के लिए प्रसिद्ध है, यह स्थित है। आदर्श गृह समिति जो है ये कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है भाई, ये स्थित है मुंबई में। कहाँ स्थित है, मुंबई में। मुंबई के कोलबा नामक स्थान पर स्थित है। कहाँ स्थित है, कोलबा नामक स्थान पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आदर्श गृह समिति मुंबई के कोलबा नामक स्थान पर स्थित है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, 8वें नंबर क्वेश्चन के बाद हम 10वें नंबर क्वेश्चन को किए, 10वें नंबर क्वेश्चन के बाद हम 11वें नंबर क्वेश्चन को कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 9वां नंबर क्वेश्चन जो है वो मिस्टेक हो चुका है, यानी कि वो यहाँ पर आया ही नहीं, डला ही नहीं। तो चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन के लिए हम आपसे सॉरी मांगते हैं। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, 11वां नंबर क्वेश्चन है, फेरारी कारों पर कौन सा चिन्ह होता है। फेरारी कार के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये रेसिंग कार होता है। क्या, रेसिंग कार होता है। स्पोर्ट्स कार निर्माता फेरारी पर जो है घोड़ा का चिन्ह होता है। किसका, घोड़ा का चिन्ह होता है उसके लोगों पर। आगे यदि आप फेरारी का कार देखे होंगे तो उस पर देखे होंगे। इटली की ये कंपनी है, इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में इंजो फेरारी द्वारा किया गया था। तो इतनी डिटेल्स यदि आप रखेंगे तो आपको एग्जाम में कहीं से दिक्कत नहीं आने वाला है। तो आपको यदि वीडियो एक बार में समझ ना आया हो तो डबल करके देख लीजिएगा, तीसरे बार देख लीजिएगा। आपको बता दें कि यदि 5 बुक को आप बार बार एक बार में 5 बुक पढ़ते हैं, इससे आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन एक ही बुक को यदि 5 बार आप पढ़ लेते हैं तो इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो सेशन यदि आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके और एंट्रेंस एग्ज़ाम को बिल्कुल आसानी से कूद करके पार कर सके। और सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से एक बार सेशन को इसी बात पर लाइक कर देंगे। तो 12वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 15वीं लोकसभा में कुल सीटों की संख्या है। 15वीं लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 543। कितनी, 543, यानी कि 20 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है भाई, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किससे, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, जो 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। क्या किया गया था, लागू किया गया था। तो क्या इसका परफेक्ट आंसर होगा, इसका परफेक्ट आंसर जलवायु हो जाएगा, यानी कि सी इसका बिल्कुल
सही आंसर होगा। जो भी बच्चे सी आंसर कर रहे हैं उन सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए 14वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1 मिनट। तो चलिए 14वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो डी क्या होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन है, गुजरात में गिर वन किसके लिए संरक्षित क्षेत्र है? गुजरात का गिर वन जो है वो सिंहों के लिए संरक्षित है। किसके लिए? सिंहों के लिए संरक्षित है। 1972 की बात है भाई। 1972 में गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार की मदद से क्या किया था? इस उद्यान का निर्माण करवाया था। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन जनजाति झारखंड की है? तो चलिए कुछ प्रमुख जनजाति के नाम हम आपके समक्ष रखते हैं जो कि झारखंड से ताल्लुक़ रखता है। इसमें सबसे पहला जो आ जाता है वो आता है संथाल। क्या आता है? संथाल। वहीं दूसरे की बात करें तो दूसरा उरांव, मुंडा, हो एवं खांडिया। तो इस सब में से कोई है यहाँ पर क्या? इसमें से एक ही है, वो है मुंडा। कौन सा है? मुंडा है, जो कि झारखंड के रांची में सबसे अधिक पाया जाता है। झारखंड के रांची में मुंडा समुदाय सबसे अधिक जनजाति जो है ये पाया जाता है। तो ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। बिरसा मुंडा के बारे में आप लोग जानते होंगे, महान व्यक्ति थे। तो चलिए 17वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हमिंग बर्ड की धरती किस स्थान को कहते हैं? हमिंग बर्ड जो है वो एक चाइनीज पक्षी है और किस स्थान को हमिंग बर्ड की धरती कहा जाता है? हमिंग बर्ड और ट्रोबैगो नामक जो पक्षी है ये 60% इसकी जनसंख्या, 60% से भी अधिक जनसंख्या जो है वो किस द्वीप पर रहती है भाई? वो रहती है त्रिनाद में। कहाँ? त्रिनाद में रहती है। इसलिए इसे हमिंग बर्ड का धरती भी कहा जाता है। 60% से अधिक जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, त्रिनिदाद। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? 18वें नंबर क्वेश्चन की बात करें। ब्राज़ील में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो सी के लिए आप लोग तैयार रहेंगे, सी आंसर करेंगे यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए 19वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है, ओस्लो किसकी राजधानी है भाई? ओस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी है। कहाँ की? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। और ओस्लो जो है नॉर्वे का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जगह भी है, शहर भी है। ओस्लो क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है। किसका भाई? नॉर्वे का। तो बी इसका क्या होगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी बच्चे बी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल उनका सही आंसर है। यदि आप लोग सेशन को अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो ना इंसाफ़ी कर रहे हैं हमारे साथ, तो आप लोग लाइक कर देंगे सेशन को, ताकि हम भी मोटिवेट हो सके और दूसरे क्लास में अत्यधिक ऊर्जा के साथ आपके साथ जुड़ सके। तो चलिए फिलहाल 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 20वें नंबर क्वेश्चन को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। सूर्य में प्रमुखतः तत्व है, सूर्य में प्रमुखतः तत्व कौन सा है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूर्य जो है एक गैसीय गोला है। क्या है? सूर्य एक गैसीय गोला है और 71% हाइड्रोजन यहाँ पाया जाता है। सूर्य में 71% हाइड्रोजन पाया जाता है। इसके बाद हीलियम की संख्या ज़्यादा है हाइड्रोजन के बाद, जो कि 26.5% है। और भी बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, जैसे भारी गैस की बात करें तो लिथियम, यूरेनियम, ये सब हो गया। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रमुखतम तत्व की बात करें तो हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में ये पाया जाता है। चलिए 21वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का तब है जब x का मान होगा। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का तब x का मान होगा। क्वेश्चन लगता है आधा अधूरा है। क्या है? क्वेश्चन आधा अधूरा है। यहाँ पर हम क्वेश्चन को वैसे ही पूरा कर देते हैं। चंद्रमा का व्यास जो है वो पृथ्वी का व्यास का
कितना होगा जब क्या है यहाँ पर चंद्रमा का व्यास जो है वो x है। क्या है, चंद्रमा का व्यास यदि x है तो बात कर लेते हैं पृथ्वी का व्यास जो है ना, सॉरी चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग है। क्या है, 1/4 भाग है। तो यदि चंद्रमा का व्यास क्या है x है तो पृथ्वी का व्यास कितना होगा, 4x होगा। इसलिए चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है, यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा भाई, x का मान 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x का मान 4 हो जाएगा। सर जी नहीं समझे तो चलिए फिर से हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन ही आधा लग रहा है। चंद्रमा का व्यास जो है ना पृथ्वी के व्यास का है। क्या बता रहा है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का है। तो आप लोग जानते हैं कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। कितना है, 1/4 है। तब x का मान होगा, यहाँ पर x का मान कब पूछ रहा है, ये इसमें थोड़ा हमें कन्फ्यूजन है। तो x का मान हमें लग रहा है तब पूछ रहा है, चंद्रमा का मान x रखा हुआ है और पृथ्वी के व्यास के बराबर कर रहा है। तो xy तो 4y xy 4 होगा। लेकिन यहाँ पर तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल छोड़ के चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है आधा लग रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार देख ही लेते हैं। इस क्वेश्चन को देख ही लेते हैं, आप लोग थोड़ा वेट करेंगे 1 मिनट। क्वेश्चन हमने कहाँ से लिया है भाई, ये क्वेश्चन एक मिनट आप लोग वेट करेंगे। जी देखिए क्वेश्चन में क्या है ये आपको पूरा हम बता देते हैं। चंद्रमा का व्यास जो है क्या कह रहा है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग है। यही हम भी कह रहे थे, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग है। तो x का मान होगा, क्या कह रहा है, तो x का मान होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी का व्यास जो है चंद्रमा के व्यास से 4 गुना है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका परफेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। तो ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आपके समय को बर्बाद करने के लिए हम थोड़ा आपसे सॉरी मांग रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्वेश्चन जो है समझाना भी हमारा कर्तव्य है। LGR स्टडी के साथ जुड़े रहेंगे तो यही सब फायदा आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फिलहाल 22वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशतता लगभग है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी है भाई, ये आपको बताना है। तो चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 20.99 है। कितना है, 20.99% ऑक्सीजन है। कहाँ, वायुमंडल में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बृहत्तम सागर है, बृहत्तम सागर यानी कि बृहत्तम के बारे में हमने पहले ही आपको बता चुका है कि सबसे बड़ा। तो यहाँ पर पूछ रहा है सबसे बड़ा सागर कौन सा है। बार बार हम आपको कहते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में आपको लैंग्वेज पर कमांड करना है। तो एक बात आपको बता दें कि जो भी बच्चे कह रहे होंगे कि ये क्वेश्चन तो कहीं देखा सुना है, तो आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लेंगे। हम क्लास शुरू करने से पहले ही बता चुके हैं, जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए क्वेश्चन तो नया है ही, लेकिन जो बच्चे पुराने हैं अधिक से अधिक क्लास कर चुके हैं उनके लिए ये रिवीजन क्लास भी हो सकता है। तो चलिए, हो सकता नहीं है ही। तो चलिए बृहत्तम सागर यानी कि सबसे बड़े सागर की बात करें तो पैसिफिक सागर है। कौन सा है, पैसिफिक सागर है, जिसे हम प्रशांत महासागर भी कहते हैं। प्रशांत महासागर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका परफेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर प्रशांत भी रहता, सॉरी, तो आपको डी टिक करना था। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, पैसिफिक, यानी कि डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। फिलहाल 24वें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, कौन से देश द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ था। कौन सा देश था जो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ था, जापान। जापान जो था ये जर्मनी के साथ था। ये सभी जो है धुरी राष्ट्र के अंतर्गत आता था। किसके, धुरी राष्ट्र के अंतर्गत आता था। सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 25वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं।
BRIC देशों में सम्मिलित है। ब्रिक देशों में कौन कौन से देश सम्मिलित है ये आपको बता देते हैं। ब्रिटेन, इटली, ब्राज़ील और चेक यहाँ पर आपके ऑप्शन है। क्या है? ब्रिटेन, इटली, ब्राज़ील और चेक यहाँ पर आपके ऑप्शन है। तो चलिए बता देते हैं। ब्रिक, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया और C से चाइना। तो आप लोग जान गए होंगे कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना ये 4 देश जो हैं क्या है? ब्रिक देश में शामिल है। तो इसका परफेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ब्राज़ील यहाँ पर दिया हुआ है, ब्राज़ील यहाँ पर दिया हुआ है, तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा भाई? डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार आपको पुनः बता देते हैं कि ITI सफलता बैच के बारे में जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि आपको इसकी विशेषताओं के बारे में आगे बताने वाले हैं कि क्यों आपको इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बुक के बारे में पूछते हैं। बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फुल्ली सिलेबस यदि आपको यहाँ पर हो जाता है, वो भी किस प्रकार से होता है ये आपको बता देते हैं। सभी विषय की बेहतर तैयारी कराई जाएगी। चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस प्रश्न कराए जाएंगे। तो यहाँ पर किसी बुक की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सभी सब्जेक्टिव का PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, मॉडल पेपर का भी प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे। ITI एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे? GS यानी कि जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सामान्य ज्ञान जिसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर आता है। यानी कि फुल्ली सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। नो कोचिंग, नो अदर क्लास, नो एनी बुक। यदि कोई भी प्रकार की क्वेरी है आपके पास तो इसके लिए 7479823598 पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमसे। प्राइस की बात करते हैं तो 1099 रुपया इसका प्राइस है। 1099 रुपया प्राइस है, लेकिन फ़िलहाल 799 रुपया में, यानी कि आपको लगभग कितना 200 रुपये का यहाँ पर आपको बचत हो रहा है। कितना का बचत हो रहा है भाई? 1099, 300 रुपये का बचत हो रहा है। तो इस कोर्स को आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस महीने के बाद इसका दाम जो है बढ़ने वाला है, प्राइस जो है बढ़ने वाला है। क्लास कहाँ चलेगा? LGR स्टडी लाइव ऐप पर चलेगा। जैसे ही आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे या फिर प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी लाइव ऐप, दो प्रकार का ऐप आपके सामने उपस्थित होगा। एक होगा व्हाइट वाला, एक रेड वाला। व्हाइट वाले ऐप में आपको बहुत सारा नोट्स, PDF और टेस्ट मिल जाएंगे, तो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं चाहे तो। और क्लास करने के लिए इस रेड वाले ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपका प्रश्न होगा कि सिलेबस कब कंप्लीट होगा। एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके बाद प्रैक्टिस चलता रहेगा। तो अब बात आती है कि इसको इंस्टॉल कैसे करें। प्ले स्टोर पर सर्च करके इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कोर्स कैसे ज्वाइन करेंगे भाई? कोर्स ज्वाइन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। लॉगिन करने के बाद इसको फिल करना है। आप सभी जो बच्चे हैं वो बुद्धिमान बच्चे हैं, तो इसलिए इसको कैसे फिल करना है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको फिल करने के बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, ITI, पैरामेडिकल या फिर 10th, जिस चीज़ की भी आप तैयारी करना चाहते हैं उसका कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे। पेड कोर्स पर क्लिक करने के बाद क्या होगा? पेड कोर्स पर क्लिक करने के बाद वाइनो का ऑप्शन आएगा। वाइनो पर क्लिक करने के बाद पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप किसी भी कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर पे लेटर, या फिर आपके पास कोई सुविधा नहीं है तो दूसरे के मोबाइल से भी पेमेंट कर सकते हैं। किसी साइबर कैफ़े में जा कर के भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी सुविधा आपके पास न दिखाई दे रहा हो तो आप क्या करेंगे? ऐसे में आप करेंगे, या फिर पेमेंट में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, 74798235 पर तुरंत फ़ोन उठाएंगे और कॉल करेंगे, हमसे बात करेंगे और आपका सॉल्यूशन हमारे पास होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग क्लास को अच्छे से एंजॉय किए होंगे, समझे होंगे। थैंक यू, बाय बाय। क्लास में जुड़ने के लिए